गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली तासिका में हमने संज्ञा के बारे में और सर्वनाम के बारे में मतलब हिंदी के जो व्याकरण था, हिंदी का जो व्याकरण है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, बराबर है। और इसके पहले हम हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ था दादी माँ, उस पाठ का अध्ययन किया था। लेखक के दादी माँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, वह विशेषताएं हमने पिछले पाठ में अध्ययन की थी। अब हम पाठ्य पुस्तक के पास वापस आएंगे, मतलब हमने व्याकरण पढ़ा है बीच में, अभी हम हमारे पाठ्य पुस्तक के पास वापस आते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा पाठ है वह पाठ कौन सा है? तो हम सोचते कि सदियों से बहुत सारे लेखक तथा कवियों ने यह लिखा है कि सदियों से हमारी रक्षा करने वाला कौन है? जो सदियों से खड़ा है, डटकर खड़ा है, वह है हमारा हिमालय। और इसी हिमालय के ऊपर लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां यह पाठ लिखा है। यह पाठ एक निबंध है, हिमालय की बेटियां। इसमें बेटियां मतलब जो हिमालय से नदियां बहती है उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। इस पाठ में नागार्जुन ने इन बेटियों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। आज हम वही विशेषताएं हिमालय की बेटियां इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो हम अपना पाठ अभी शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। देखो यहाँ पर लेखक हमें क्या कह रहे हैं कि अभी तक लेखक ने इन्हें दूर से देखा था, पास से नहीं देखा था, तो दूर से देखा था। बड़ी ही गंभीर, गंभीर मतलब शांत, गंभीर मतलब ही शांत, गूढ़, गूढ़, अपने आप में खोई हुई लगती थी। मतलब यह जो है वह अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला के भांति, संभ्रांत महिला मतलब शिष्ट, कुलीन महिला, शिष्ट और कुलीन महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब यह जो नदियां हैं जो उन्होंने दूर से देखी हुई थी, वह उन्हें कैसे लगती थी? शांत और गंभीर, अपने ही विचारों में खोई हुई लगती थी, जो अपनी ही विचारधारा में डूबी हुई है। अपनी विचारों में वह प्रवाहित मतलब बहती रहती थी। संभ्रांत महिला के भांति, संभ्रांत महिला मतलब शिष्ट और कुलीन। जो कुलीन महिला रहती है वह महिला की भांति प्रतीत होती थी। कुलीन महिला की भांति हम सबको पता है, जो महिला कुलीन होती है वह शांत तथा गंभीर रहती है। ऐसी महिला के भांति वह, यह जो नदियां है वह लेखक को प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इनके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब हमारे प्रति हम जिनको मानते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में आदर रहता है, हम उन्हें बहुत ही श्रद्धा तथा भाव देते हैं। ऐसे ही लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि वे जब इन
नदियों में डुबकियां लगाते थे। यह जो नदियां है, इन नदियों में जब लेखक डुबकियां लगाते थे तब उन्हें कैसा प्रतीत होता था कि वह जैसे कि अपने माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में है, ऐसे उन्हें लगता था। मतलब जो नदियों में जब लेखक डुबकियां लगाते थे उन्हें अपने माँ की, दादी और मौसी और मामी की गोद की याद आती थी। आगे देखते हैं लेखक क्या कह रहे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखो अभी आगे लेखक कह रहे हैं कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब हिमालय पर लेखक काफी दूर तक जब चढ़े, हिमालय पर्वत, लेखक जब हिमालय के कंधे पर, हिमालय पर काफी देर तक चढ़े तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मतलब यह जो नदियां है ये अलग ही रूप में हिमालय पर लेखक के सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक कह रहे हैं कि वह हैरान थे कि यह जो गंगा है कैसी है, तो दुबली पतली, यही यमुना, यह जो यमुना नदी है वह, तथा सतलुज, यह जो सब नदियां है यह हिमालय पर कैसी है, तो दुबली पतली, और समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। समतल मैदानों पर मतलब जब बहती वह मैदानों तक आती है तब वह कैसे हो जाती है, विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, मतलब यह जो नदियां है यह हिमालय में कैसी रहती है, तो यह जो है दुबली पतली रहती है, तथा यह उछलती है, कूदती है, खिलखिलाकर हंसती है, मतलब खिलखिलाकर बहती है। यह जो लगातार हंसते जाती है, इनकी यह भावभंगी मतलब विभिन्न स्वरूप, मतलब इनकी यह जो नदियों के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनका यह उल्लास मतलब खुशी कहाँ गायब हो जाता है, मैदानों में जाकर। मतलब लेखक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह जो नदियां हिमालय से निकल रही है, वह नदियां जो उछलती है, कूदती है, दुबली पतली रहती है, वह मैदानों में आकर अचानक से शांत हो जाती है तथा विशाल रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे ये जो नदियों के जो विभिन्न स्वरूप है उनका यह उल्लास मतलब उनकी यह जो खुशी है कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ गायब हो जाती है। उनका उछलना, उनका कूदना, अचानक वह शांत हो जाती है। मैदानों में जाकर वह अचानक से शांत होती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, कौतूहल मतलब क्या, जिज्ञासा, और विस्मय मतलब हैरानी। तब किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, अभी हम कभी जब कली देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कली रहेगी तो हमारा ध्यान तुरंत ही कली पर अटक जाता है।
वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि किसी लड़की को देखकर या किसी कली को देखकर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, मतलब जब वह कली या लड़की लेखक का ध्यान आकर्षित कर लेती है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। इतना कौतूहल मतलब उस कली के बारे में इतनी जिज्ञासा नहीं होती है, इतना विस्मय मतलब हैरानी नहीं होती है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जितना विस्मय और हैरानी इन बेटियों की मतलब इन नदियों की बाल लीला देखकर जितना विस्मय और हैरानी लेखक को होती है, उतनी हैरानी और विस्मयता लेखक को लड़की और कली देखकर भी नहीं होती है। आगे लेखक कह रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अभी देखो यहाँ पर विराट प्रेम मतलब अत्याधिक प्रेम, अतृप्त मतलब संतुष्ट न होना, बंधुर मतलब बंधी हुई, अधिकताएं मतलब गुफाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं मतलब हरी भरी घाटियां, सिर धूनना मतलब पछताना, मौन मतलब चुपचाप। देखो लेखक कह रहे हैं, कहाँ ये भागे जा रही हैं, मतलब यह जो नदियां है वह कहाँ भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर रहा है, जो इन्हें जिससे इन्हें इन नदियों को चैन नहीं है, यह भागी भागी जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा लक्ष्य है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। आगे यह लेखक कह रहे हैं कि अपने महान पिता का, हिमालय को हम सदियों से महान कहते हैं, बराबर है, तो अपने महान पिता का विराट प्रेम मतलब अत्याधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, मतलब अगर अपने महान पिता का प्रेम अत्याधिक प्रेम पाकर भी अगर इन नदियों का हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा। मतलब यह नदियां संतुष्ट नहीं हुई अपने पिता का प्यार पाकर भी, यह नदियां अगर संतुष्ट नहीं हो गई है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब ऐसा कौन है कि जो उनकी यह जो प्यार की प्यास है वह मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा इनका लीला निकेतन। मतलब आगे लेखक कह रहे हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ की भरी हुई यह जो पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों से भरी हुई यह जो घाटियां हैं, बंधुर अधिकताएं मतलब बंधी हुई यह जो गुफाएं हैं, और सरसब्ज उपत्यकाएं मतलब हरी भरी हरी भरी जो घाटियां हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ऐसा जो इनका लीला निकेतन है, जहाँ पर यह बाल लीला करती है, जहाँ पर ये नदियां खेलती है, वहाँ का दृश्य कैसा है, तो हरा भरा है, हरे भरी घाटियां हैं वहां पर,
खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती, मतलब खेलते खेलते जब ये नदियां बहते बहते थोड़ी सी दूर हिमालय से निकल कर आ जाती है, तब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर, मतलब यह जो सब जंगल में जो पेड़ है वहां पर इन सब जंगलों में पहुंचकर शायद ही इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब शायद उन्हें उन हरी भरी घाटियों के उन छोटे छोटे पौधों की याद आती रहेगी जो जहां पर वह बाल लीलाएं करती है। तो आगे कहते हैं लेखक कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सर ढूंढता होगा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि कौन जाने यह जो बूढ़ा हिमालय है अपनी ये जो बेटियां है वो कैसी है, यह नटखट है, तो ये नटखट बेटियों को के लिए कितना सिर ढूंढता होगा, मतलब कितना पछताता होगा। यह जो हिमालय है अपने बेटियों के लिए कितना पछताता होगा, ऐसे लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन की सिवाय उनके पास कुछ पास और रखा ही क्या है। मतलब अगर बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछा तो लेखक क्या कहते हैं कि उत्तर में, मतलब उत्तर में हम सबको पता है कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तर में है। में विराट मौन मतलब विराट मतलब बड़ा, मतलब चुपचाप, मौन मतलब शांति, वहां पर शांति के सिवाय उनके पास और रखा क्या ही क्या है, उनके पास और रखा ही क्या है, ऐसे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। देखो, अगर ये जो दो नाम लेखक कह रहे हैं कि यह जो नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऐसे यह दो नाम है जिनके सुनते ही लेखक के मन में कौन कौन सी नाम याद आ रहे हैं। देखो, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, यह सब जो नाम है यह क्या है, हिमालय की छोटी और बड़ी बेटियां है, आंखों के सामने नाचने लगती है। यह सभी छोटी बड़ी बेटियां लेखक कहते हैं कि आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में लेखक क्या करे, वो दोनों, यह जो दोनों नदियां है स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदों में रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। देखो क्या कह रहे लेखक कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र वास्तव में कुछ नहीं है, वह जो है हिमालय की क्या है, दयालु हिमालय के पिघला हुआ दिल है। दयालु हिमालय का क्या है, पिघला हुआ दिल है कि एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यह जो पिघला हुआ दिल है वह समुद्र की ओर क्या हो रहा है, इकट्ठा होकर बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब बह रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। श्रेय मिलना मतलब अच्छा, मतलब वह कह रहा है, लेखक आगे कह रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, मतलब यह जो सागर है, यह जो समंदर है, वह कितना सौभाग्यशाली है कि जिसे पर्वतराज हिमालय, मतलब जो पर्वतराज है, हिमालय है, इनकी यह जो दो बेटियां हैं, इनका हाथ पकड़ने का श्रेय
मिला है। हाथ पकड़ने का मतलब क्या हो गए हैं हिमालय के सागर समुद्र हिमालय के क्या हो गए हैं दामाद हो गए हैं। इनका हाथ पकड़ने का श्रेय भाग्य अच्छा अवसर अच्छा इन्हें मिली है, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं लेखक कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब यह मैदानों में जिन्होंने यह जो नदियां हैं यह जो देखी हुई नदियां जो है उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। जब ये नदियों का जो ये विशाल रूप है यह जो रूप देखने के बाद में यह जो शांत जो नदियां प्रवाहित होती है तब वो कैसे रहती है विशाल मैदानों में जाकर शांत बहती रहती है। तब उनकी शांति देखकर उनका जो प्रवाहमान जो रूप है जो शांतता से जो बहता हुआ जो रूप है वह देखकर लेखक कहते हैं कि शायद ही किसी को यह पता चले यह बात पता रहेगी कि हिमालय में यह जो नदियां हैं वह बच्चियां बनकर कैसे खेलती है कैसे उछलती कूदती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि माँ बाप की गोद में मतलब हिमालय को उन्होंने इन नदियों का क्या कहा है माँ और बाप कहा है। इनके गोद में यह जो बालिकाएं हैं वह बालिकाएं कैसी खेलती है तो उछलती है कूदती है और यह जो है उछलती कूदती हंसती हुई बहती रहती है खेलती रहती है। वह जो रूप है नदियों का वह पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो मतलब वहां पर पहाड़ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को वो आकर्षित भले ही न लगे। यह जो उनका रूप है उन लोगों को वह रूप आकर्षित भले ही न लगे लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। मतलब वह जो रूप है वह लेखक को कैसे प्रतीत हुआ तो लुभावना आकर्षित प्रतीत हुआ। लेखक को वो मन को भा गया। यह जो नदियों का रूप है उछलने वाला कूदने वाला यह रूप लेखक के मन को भा गया है। वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। आगे लेखक कहते हैं कि यह जो हिमालय का रूप है यह हिमालय का जो रूप है हिमालय को ससुर और समुद्र को क्या है उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखकों को वहां पर कुछ भी शर्म नहीं होती है कि हिमालय उनके क्या है तो ससुर है और समुद्र उनका क्या समंदर सागर हिमालय के क्या है तो दामाद है। यह कहते वक्त लेखक को कुछ भी शर्म महसूस नहीं होती है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वैत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान कर देते जाना। तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। देखो आगे लेखक क्या कह रहे कि कालिदास के विरही यक्ष ने
जो कालिदास के विरही जो यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत से क्या कहा है कि वेत्रवती मतलब बेतवा जो नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, उसको प्रेम का प्रतिदान, उन्हें प्रेम देते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वह क्या है? यह जो बेतवा नदी है वह मेघदूत की क्या है? तो प्रेयसी है, और वह प्रेयसी मेघदूत को पाकर अवश्य ही क्या होगी? तो प्रसन्न होगी, अधिक खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर प्रतिदान देते जाना मतलब लौटाना, प्रेम का प्रतिदान मतलब प्रेम लौटाकर वह जो प्रेयसी है वह क्या होने वाली है? बहुत खुश होने वाली है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक से याद आ गई। तो यह जो बात है कालिदास की, वह जो बात है इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को अचानक याद आ गई। अचानक क्यों याद आ गई? और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और यह जो बात है नदियों को देखकर लेखक को याद आ गई। उनको क्या लगा कि यह जो रूप है नदियों का, जो सचेतन रूप है, रूपक जैसे मुझे पसंद है वैसे शायद कालिदास, हम सबको पता है कि यह कौन है? एक महाकवि है, हिंदी के एक महाकवि है। उन्हें भी यह नदियों का जो सचेतन रूप था, सचेतन मतलब सजीव जो रूप था, वो उन्हें भी बहुत पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा। यहाँ पर क्या कह रहे लेखक कि दरअसल जो भी कोई मतलब जो भी कोई, जो इंसान, जो भी कोई है वह नदियों को पहाड़ियों की घाटियों में मतलब पहाड़ी में उन घाटियों पर जहाँ पर वो बहती है, जहाँ पर वो पैदा होती है, वहां पर जब वो बहती है और वहां से यह जो नदियां है जब समतल मतलब विशाल मैदानों में जब आ जाती है, तब इनका जो रूप है पहाड़ों में जब वो बहती है तब वो कहती खिलखिला कर नटखट बालिकाओं की तरह बहती है। जब वो विशाल मैदानों में आ जाती तो वो कुलीन हो जाती है, वो शांत हो जाती है, वो शिष्ट महिला के प्रति भाषित होती है। तब ऐसा जो जुदा जुदा जो रूप है मतलब ये अलग अलग जो नदियों का जो रूप है, अलग अलग शक्लों में जो भी कोई इंसान ऐसा रूप देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब वह इंसान इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि नदियां कैसी है? तो सजीव है, इनका वर्णन भी सचेतन है, और इसी नतीजे पर वह भी इंसान पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर यह जो हिंदी के लेखक है, इन्होंने नदियों को क्या कहा है? तो लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? क्या कह रहे लेखक यहाँ पर? किंतु माता बनने से पहले मतलब माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले, बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? मतलब ये लोक माता कहाँ है? लोक माता क्यों कहते हैं नदियों को? क्योंकि यह जो नदियां है बहते बहते बहुत सारे लोगों को क्या करती है? अपना पानी देती है, अपने पानियों से खेती सींचती है तथा बहुत सारे लोगों को पानी पीने के लिए देती है। इसीलिए इसे नदियों को क्या कहते हैं? लोकमाता कहते हैं। इस पर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले, मतलब यदि हम इन नदियों को बेटियों के रूप में देख ले, बेटियां जो अपने घर में रहती है ऐसे बेटियों के रूप में, मतलब शुरुआती जो नदियों का रूप रहता है जब वो हिमालय से पैदा होते उस रूप में अगर इन नदियों को हम देख ले तो क्या हर्ज है? क्या फर्क क्या पड़ता है इससे? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम
प्रेयसी की भावना करे तो कैसे रहेगा। और थोड़ा आगे चलिए हम सोचते हैं, मतलब ऐसा लेखक का सोचना है कि इन्हीं में, मतलब इन नदियों में ही अगर हम प्रेयसी की भावना करें, प्रेयसी प्रेमिका की भावना करे तो कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का और एक धागा है, ममता के बहुत सारे धागे हम सबको पता है, बहन है, प्रेयसी है, माता है। तो ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। इस बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदी को दिया है। बहन का स्थान मतलब बहन, कवियों का जो कवि ने क्या कहा है कि बहन का स्थान कितने कवियों ने, बहन को हम भारतीय संस्कृति में बहन को हम बहुत मानते हैं। तो बहन का जो स्थान है इन नदियों को कितने कवियों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो तिब्बत की बात है, मतलब एक दिन लेखक की भी ऐसी भावना हुई थी कि लेखक ने भी इन नदियों को क्या माना था, अपना बहन माना था। तिब्बत की बात है, मैं उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब लेखक उचट जाना मतलब उदास होना। लेखक उदास हो गए थे, उनकी तबीयत ठीक ठाक नहीं थी, तबीयत जो है वो उनकी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। सतलज जो नदी है उस नदी के किनारे जाकर लेखक बैठ गए। और कौन सा समय था, तो दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, मतलब उन्होंने उनके जो पैर है वो पानी में डाल दिए। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा में गुनगुनाने। देखो, जब उन्होंने सतलज नदी में, नदी के ठंडे पानी में अपने पैर डाले, तब थोड़ी ही देर में उनको क्या हो गया, ताजा महसूस हो गया। वह क्या हो गए, फ्रेश हो गए, बहुत ताजा महसूस करने लगे और गुनगुनाने लगे। देखो आगे लेखक क्या गुनगुना रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर छुप चाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक सतलज नदी की जय कर रहे हैं। इन पंक्तियों में, यह जो पंक्तियां दी है हमें इस पाठ में लेखक सतलज नदी की जय कर रहे हैं। उन्हें लेखक ने अपने बहन का स्थान दिया है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीलाएं हैं, हमने अभी देखी कि कौन कौन सी लीलाएं हैं। नदी की अलग अलग लीलाएं यहाँ इस निबंध में, इस पाठ में लेखक ने हमें बताई है। शुरुआत में नदियाँ कैसी रहती है, दुबली पतली रहती है, उछलती है, कूदती है, हंसती है, हंसते हंसते बहते जाती है। जब वह विशाल मैदानों में आ जाती है तब वह कैसी रहती है, विशाल बन जाती है और शांत प्रवाहित होती है। मतलब यह जो अलग अलग लीला है इनका सजीव चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है। और यही लीलाओं को उन्होंने क्या कहा है, तो लीला है अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला कैसी है, तो अचरज से भरी हुई है। हुआ मुदित मन हठा कुमारी, हुआ मुदित मतलब मेरा मन कैसे हो गया है, मोह गया है, और मेरे मन में जो आलस्य भरा हुआ था वह आलस्य क्या हो गया है, दूर हो गया। क्यों दूर हो गया है, क्योंकि लेखक ने सतलज नदी के पानी में अपने पैर डाले थे। पैर डालने के बाद में वह जो पैर है
उसके ठंडे पानी के वजह से उनका मन तरोताजा हुआ है। इसीलिए लेखक क्या कर रहे हैं, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। मेरा मन तरोताजा हुआ है, मुझे अच्छा लगने लगा है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि सतलज बहन, ये जो नदी है, तुम पर मैं क्या हूँ, बलिहारी जाऊँ। बराबर। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम कौन हो, तो बेटी हो। तो किसकी बेटी हो, तो हिमालय की बेटी हो। लेखक ने बहुत सारी नदियों को हिमालय की छोटी और बड़ी बेटियां कहा है, और इन्हीं बेटियों को लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तो हिमालय की एक बेटी हो। मतलब यह जो सतलज नदी है, यह हिमालय की बेटी है। और इस नदी का मतलब, इस सतलज नदी का बाप कौन है, तो हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय को, इस बाप को अपने बेटी की चिंता हो रही है, सतलज नदी की चिंता हो रही, पर वह कुछ नहीं बोल रहा। चिंतित है पर वह कैसे है, चुपचाप, मौन धारण किए हुए, चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, पट मतलब पर्दा, नटी मतलब नर्तकी, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति के इस प्रांगण में, इस पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जिसकी अनुपम मतलब जिसकी उपमा हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा अद्भुत विचित्र ऐसा हिमालय है। हम सबको पता है, सदियों से भारत भूमि की रक्षा करने के लिए यह जो हिमालय पर्वत है, यह सदियों से खड़ा है। बराबर है। यह हिमालय अपनी जगह से हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है। इसीलिए लेखक ने इसे कहा है कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, मतलब इस प्रकृति के प्रांगण में, इस प्रकृति के पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते, ऐसा हिमालय। बराबर, हिमालय की उपमा हम किसी को भी नहीं दे सकते, ऐसा हिमालय। हिमालय में अपने में ही सर्वोच्चतम सर्वश्रेष्ठ है। हिमालय सब पर्वतों में हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो हमारी सदियों से रक्षा करने के लिए खड़ा है। ऐसा जो अनुपम अद्भुत छाप हिमालय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, बहन तुम्हारी, सतलज नदी को फिर से लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है, जय कहा है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय को एक पिता का स्वरूप दिया है, जिस पिता से बहने वाली यह जो सारी नदियां हैं, सतलुज, गंगा, यह जो नदियां हैं, वह कौन है, तो वह हिमालय की बेटियां हैं। यह जो बेटियां हैं, यह जो बहने वाली जो नदी है, इन्हीं नदियों को हम लोक माता भी कहते हैं, क्योंकि इन नदी के पानी से ही हमारा पूरा जीवन क्या होता है, पूरा जीवन हम नदी के पानी ऐसी एक बात है कि इंसान एक बार खाना खाए बगैर रह सकते हैं, पर पानी पिए बगैर रह सकता है क्या, नहीं। तो ये जो पानी की, हम जो पानी पीते हैं, ये पानी हम कहाँ से मिलता है, हमें इन्हीं नदियों से मिलता है। बराबर है। तो यह जो हिमालय है, इसी हिमालय के हृदय से ये जो नदियाँ बहती है, वह नदियाँ हिमालय को छोड़कर बहते किसको जाकर मिलती है, तो सागर को जाकर मिलती है। इसीलिए लेखक ने इस पाठ में हिमालय को एक बाप का स्थान दिया है और सागर को दामाद का स्थान दिया है, क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाली सभी नदियां हैं, हम सबको पता है यह सभी नदियां किसे जाकर मिलती है, अंत में सागर को जाकर मिलती है। मतलब यह जो नदियां हैं, जिसे लेखक ने हिमालय की बेटियां कहा है, वह सभी नदियां सागर को जाकर मिलती है। इसीलिए यहाँ पर हिमालय को बाप, नदी को बेटी और
सागर को क्या कहा है, दामाद कहा है। यह इस पाठ में हमें लेखक ने नदियों के सजीव चित्रण किया है। अलग अलग नदियों का सजीव चित्रण किया गया है कि नदी के बारे में हम सजीव चित्रण कैसे कर सकते हैं। और हिमालय तथा सागर के बारे में भी कुछ वाक्य तथा बहुत सारी जानकारी भी उन्होंने हमें दी है। तो यहाँ पर आज हमारा हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी का यह पाठ खत्म होता है। अगली तासिका में हम कठपुतली यह कविता देखेंगे। कठपुतली मतलब क्या? कठपुतली का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? और इस कविता में लेखक ने हमें क्या जानकारी दी है, मतलब कवि ने हमें क्या जानकारी दी है, वह हम अगली तासिका में देखेंगे। यहाँ पर हमारा हिमालय की बेटियां यह पाठ खत्म होता है। थैंक यू।